दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। यूं कहें कि पूरी तरह से उलझ गया है। और बिहार जितना उलझा हुआ इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा एनडीए उलझी हुई है। और एनडीए में सबसे ज्यादा जो उलझन दिखाई दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। मोटे तौर पर कहें तो सर और सर्वे इसने बिहार में नींद हराम कर रखी है। सर का मतलब आप जानते ही हैं, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो वोटर लिस्ट का चल रहा है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज आयोग को यह बात कही, लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाले आयोग को जिस प्रकार से आदेश दिया कि 9 अगस्त तक जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, चाहे वो आवास बदलने के स्थान नाम पर, चाहे वो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने के आधार पर, या फिर मृत होने के आधार पर, जिनके भी नाम काटे गए हैं, उसका ब्यौरा उन 65 लाख लोगों की लिस्ट एडीआर को भी 9 अगस्त तक दे और सुप्रीम कोर्ट को भी दे। क्योंकि कई जगह गांव गांव से अजीब सी खबरें आ रही है। अब उन खबरों की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे ही घर के एड्रेस पर तमाम दूसरे लोगों के नाम है और मेरे घर के कुछ सदस्यों के नाम दूसरे आवास के पते पर वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए हैं, जो प्रोविजनल लिस्ट आई। लेकिन SIR के मुद्दे पर अगर एडीआर को पूरी लिस्ट जा रही है, तो सीरीज दर सीरीज पूरी परत खुलने की संभावना है। कई जगह से लोग बता रहे हैं कि जो लोग दिल्ली, पंजाब, सूरत इधर उधर मजदूरी करने गए, उनका नाम भी इस प्रोविजनल लिस्ट से गायब पाया जा रहा है। अब कितना गायब है कितना नहीं है, वो धीरे धीरे अलग अलग चैनलों पे पता चल रहा है और एडीआर के पास आने के बाद तो जो होगा वो सभी जानते हैं। लेकिन बिहार में सर के बाद जिस सर्वे का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, उस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रखी है। दरअसल एक एनडीए के तहत इंटरनल सर्वे कराए जाने की चर्चा जोरों पर है और उस सर्वे में जो फाइंडिंग्स आई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सामाजिक आधार पर अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच उस सर्वे को कराया गया और वो सर्वे जिस प्रकार से सामने आया है, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो खबर मिली है, उसके मायने समझे जा सकते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं और अमित शाह भी बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह तो अगले 48 घंटे के भीतर बिहार पहुंच रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में भी चर्चा है कि 22 अगस्त को बिहार पहुंच रहे हैं। तो मोदी और शाह आनन फानन में बिहार जाने का कार्यक्रम यदि लग रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जो सर्वे की खबर आ रही है, उस सर्वे ने नींद क्यों उड़ा रखी है। आइए जरा चर्चा करते हैं कि नींद क्यों उड़ा रखी है बीजेपी की। तो पिछले चुनाव को यदि आप देखें, तो महज 12,000 वोटों का अंतर था दोनों मुख्य गठबंधनों के बीच में। 0.03% वोटों का अंतर था। 37% वोट दोनों गठबंधनों को आए थे। और जो इसमें सबसे बड़ा अंतर का कारण था, वो तकरीबन 5.5% वोट लाने वाली चिराग पासवान की पार्टी थी, जिसने खासकर जनता दल यूनाइटेड को बहुत बुरी तरह डैमेज किया था। तो उस 5.5% वोटों को इस करीबी मुकाबले के लिए जिम्मेदार माना गया था। अब जो सर्वे आया है, वो जनता दल यूनाइटेड के लिए तो भारी दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना भारी उनके लिए नहीं दिख रहा, क्योंकि चिराग मॉडल से इस बार वो राहत की स्थिति में दिख रहे हैं। वो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के लिए भारी दिखाई दे रही है और जब बीजेपी के लिए भारी दिखाई देगी, तो स्वाभाविक है कि जिन सामाजिक समूहों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, सवर्ण और वैश्य समूह की राजनीति, जिसे आधार वोट कहा जाता है, उस समूह से आने वाले जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी वो भारी पड़ने जा रहा है। दरअसल बिहार में जिस इंटरनल सर्वे की चर्चा हो रही है, उस इंटरनल सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को बढ़त तो है। ध्यान रखिए, ये बीजेपी और एनडीए का आंतरिक सर्वे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कोई किसी स्वतंत्र पोलस्टर का सर्वे नहीं है। ये इंटरनल सर्वे जो अपने अपने सूत्रों के आधार पर जमीनी हकीकत को जांचते हुए कराया जा रहा है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो लगभग 42% वोट बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। अब 37% पिछली बार आए थे, 5.5% चिराग पासवान ने काटे थे, खासकर जेडीयू की सीटों पर। तो उन दोनों को ऐड कर दें, उन दोनों को जोड़ दें, तो आंकड़ा 42% के करीब 42-42.5% पहुंच भी जाता है। वहीं महागठबंधन को भी 2% वोटों का फायदा हो रहा है। उस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 37 की जगह 39% वोट आ रहे हैं। 39.2% के करीब उन्हें वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो महागठबंधन को भी 2% वोटों का फायदा, एनडीए को भी लगभग 5.5% या 5% वोटों का फायदा। अब सवाल यह है, इसके बावजूद जब एनडीए के को महागठबंधन के ऊपर 3% के करीब वोटों की बढ़त दिखाई दे रही है उस सर्वे के मुताबिक, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता कहां है? तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंता है वो एक एक कर मैं आपके सामने रखूं, तो सबसे पहले बिहार के उस सामाजिक ढांचे को देखना होगा जिस सामाजिक ढांचे के तहत बिहार की राजनीति तय होती है। बिहार के सामाजिक ढांचे में मोटे तौर पर 5 सामाजिक समूह अभी दिखाई दे रहे हैं। 5 बड़े सामाजिक समूह जो बिहार के चुनाव को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 जनरल कैटेगरी, नंबर 2 पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, नंबर 3 अति पिछड़ा वर्ग जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और नंबर 4 जो बिहार का दलित समाज है, एससी एसटी वर्ग। ये 4 सामाजिक समूह, और नंबर 5 की बात करें तो अल्पसंख्यक समूह है। हालांकि अल्पसंख्यक समूह को यदि अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा में अगर विभाजित करके देखते हैं और 4 ही समूहों के दायरे में देखते हैं तो बिहार में ईबीसी सबसे बड़ा समूह यानी लगभग 37% का समूह नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने इंटरनल सर्वे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेरे पास जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि बीजेपी को यानी एनडीए को, बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को सवर्णों के यानी जनरल कैटेगरी के वोटर्स के, अगड़ी जातियों के तकरीबन 55% वोट मिलने का अनुमान है। जी हां, 55% वोट। और उसके अलावा महागठबंधन को भी जनरल कैटेगरी के वोट बड़ी संख्या में जा रहे हैं। कारण क्या है? तकरीबन 22 से 25% के बीच के वोट महागठबंधन को जाने की बात कि बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में पा रही है, और 10 से 12% वोट जन सुराज को भी जा सकते हैं। जन सुराज को भी कहा जा रहा है कि जैसे एनडीए को 42% से थोड़े ज्यादा वोट, महागठबंधन को 39% से थोड़े ज्यादा वोट, वैसे ही जन सुराज को भी बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक उतनी ही वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं जितने लगभग पिछली बार चिराग पासवान को मिले थे। अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान का वोट तो बीजेपी में आ गया उनके साथ होने से, हालांकि पासवान वोटों में भी तकरीबन 1/4 वोट टूट रहे हैं। 25% के आसपास पासवान वोट बिहार में चिराग पासवान के होल्ड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और संविधान बचाओ और दूसरे नैरेटिव के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। ये भी सर्वे में कहा गया है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो जनरल कैटेगरी का जो वोट है उस जनरल कैटेगरी के वोटों में जिस प्रकार से डेंट लग रहा है, 55% के करीब वोट ही इन्हें मिल रहे हैं, वो अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यदि चुनाव में सक्सेस चाहिए तो जनरल कैटेगरी के वोट उनके पक्ष में वैसे ही यूनाइट होने चाहिए जैसे यादव मतदाता जो इस सर्वे में भी तकरीबन 85% तक आरजेडी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही तकरीबन 85% तक उनका सवर्ण मतदाताओं का बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में रहना जरूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें लानी है। तो वहां डेंट दिख रहा है। उस डेंट का कारण क्या है? अब सभी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम में सेना में तो कोई आरक्षण नहीं है, और दक्षिण पश्चिम बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिली थी लोकसभा चुनाव में, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था सभी 7 सीटों पर। उसका सबसे बड़ा कारण यह अग्निवीर स्कीम थी और किसानों का मुद्दा था। अग्निवीर स्कीम पर बीजेपी घिर रही है क्योंकि उस इलाके के लोग बहुत बड़ी संख्या में आरा बक्सर सासाराम साइड के लोग सेना में भर्ती होने जाते हैं। तो वहां जनरल कैटेगरी के नौजवानों को बीजेपी अपने लिए एक राजनीतिक विलेन दिखाई दे रही थी। यही स्थिति किसानों के मुद्दे पर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान है मुद्दों पर अड़ते जाने का, प्रो कॉर्पोरेट और सत्ता के चापलूस पूंजीवाद को बढ़ावा देने का। लेकिन जरा इससे इतर हट के देखें तो इससे इतर हट के बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के वोट में कहने की जरूरत नहीं है कि 90 से 95% वोट, 99% तक वोट महागठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। इस बार एमआईएम फैक्टर प्रभावी होगा, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती, अंत में जाकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं यादव मतदाताओं पर। यादव मतदाताओं की जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यादव वोटर बड़ी संख्या में
राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, 85% के करीब है। और ये इसी आधार पर मुझे लग रहा है कि ये सर्वे की रिपोर्ट जो आ रही है, ये सर्वे कम से कम कुछ हद तक कुछ मामलों में सही जान पड़ती है, तभी मैं इसकी चर्चा भी कर रहा हूं। स्वाभाविक है कि 10-15% यादव वोटर उन सीटों पर छिटकते हैं जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट यादव होते हैं, और मेरी जानकारी के मुताबिक इस बार जनता दल यूनाइटेड 18 से 20 यादव उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। तो इस स्थिति में 85% यदि वोट राजद को मिल रहे हैं तो ये कम नहीं है। दलित समाज के वोटर में महादलित के नैरेटिव के साथ, महादलित के नीतीश कुमार के कार्ड के साथ जो गैर पासवान वोट, नॉन पासवान वोट पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में झुके हुए थे, अब उनमें टूट है। टूट सबसे ज्यादा कहां पर है? तो टूट सबसे ज्यादा भाजपा वाली सीटों पर है, या जनता दल यूनाइटेड की उन सीटों पर टूट है जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट पिछड़े या दलित वर्ग के, अति पिछड़े या दलित वर्ग के नहीं है। उन सीटों पर, जेडीयू वाली सीटों पर भी महादलित में टूट है। और भाजपा के खिलाफ तो महादलित एकदम से खिलाफ चले जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि दलितों के वोटों में एनडीए और महागठबंधन बराबर की स्थिति में है, एकदम बराबर की स्थिति में है। हालत यह है कि दलित समाज के भीतर जो पासवान समाज का वोट है, उस पासवान समाज के वोट में भी टूट है। तकरीबन 1/4 वोट इनके खिलाफ जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक की तरफ। तो अति पिछड़ा वोट बैंक की क्या स्थिति है बिहार में? मोटे तौर पर इसमें एनडीए के पक्ष में बढ़त दिखाई जा रही है, और फिलहाल यह बात सत्य है कि अति पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका एनडीए के साथ है। कई समूहों में जातीय नेता भी हो गए हैं अति पिछड़ा वर्ग में। मुकेश सहनी अपनी बिरादरी के मल्लाहों के नेता हैं, नरेंद्र मोदी अपनी बिरादरी के तेली समाज के नेता हैं। उसके अलावा दूसरे सामाजिक समूह भी हैं जिनके अपने अपने नेता उपलब्ध हो गए हैं अति पिछड़े समाज में। लेकिन जिन रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, नाई समाज के नेता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और जिन समूहों का कोई नेता नहीं है, उनमें थोड़े से हिस्से में आरक्षण और सामाजिक न्याय मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, हो सकता है राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद अति पिछड़े वर्ग में तकरीबन जो 2/3 वोट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ अभी दिख रहा है, हो सकता है कि उसमें 50-50 तक मामला पहुंच जाए, क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने अति पिछड़ा राजनीति पर फोकस कर दिया है। और किस तरह से फोकस किया है? तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है और भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना है। इसका असर क्या हो रहा है? तो असर दरअसल इसका यह देखने को मिल रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ मोटे तौर पर अपनी राजनीतिक निष्ठा को कायम तो रख रहा है फिलहाल, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खबरें चल रही है, उसके अंदर, अति पिछड़ा वर्ग के अंदर इस बात का विमर्श जरूर तेज हो गया है कि पोस्ट नीतीश कुमार क्या चुनावी हिंदुत्व सही है या क्या चुनावी मंडल सही है? इन दोनों के बीच अगर राहुल गांधी आ गए हैं तो वो साफ कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा चुनावी नहीं है, न तो चुनावी हिंदुत्व है, न ही चुनावी कमंडल है, और न ही चुनावी मंडल है। और उसका सीधा असर अति पिछड़ा समुदायों पर होना शुरू हुआ है। अगर किसी घर में 10 वोटर हैं तो फिलहाल 1-2 लोग जरूर चुनावी हिंदुत्व के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, और फिलहाल 4-5 लोग ऐसे जरूर दिखाई दे रहे हैं हर परिवार में कि नीतीश कुमार के बाद आखिर इस वोट बैंक का अगला वारिस कौन होगा। यह विमर्श अपने स्तर पर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी यही अपने लिए जगह देख रही है। रही बात दूसरे सामाजिक समूहों की, वैश्य समूह की, तो नाराज हो, खुश हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, या एनडीए के साथ जाएंगे। रही बात कुशवाहा वोटर की, तो कुशवाहा वोटर मोटे तौर पर एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन जिन सीटों पर विपक्ष का कुशवाहा कैंडिडेट होगा, खासकर वो कुशवाहा कैंडिडेट दक्षिण बिहार के इलाके में होगा। उत्तर बिहार के इलाके में अगर कुशवाहा कैंडिडेट भी अगर कहीं मिलता है, तब भी इस बात की संभावना कम रहती है कि कैंडिडेट के साथ वोटर मूव करे। लेकिन दक्षिण बिहार के इलाके में यदि कुशवाहा कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, जिन सीटों पर होते हैं, वहां महागठबंधन को कुशवाहा उम्मीदवार के साथ कुशवाहा वोटों का फायदा मिल सकता है। तो मोटे तौर पर अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें पूरी राजनीति 3-4 पैरामीटर्स पर टिक गई है। जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट के माध्यम से कौन कितना सेंध लगाता है, नंबर 1 बात। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यदि जनरल कैंडिडेट आता है तो उस जनरल कैंडिडेट को उसके समुदाय का वोट मिलने की संभावना 60% होती है।
लेकिन वही एक राष्ट्रीय पार्टी जैसे एनडीए में भाजपा है और महागठबंधन में कांग्रेस है, उधर से यदि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो उस परिस्थिति में यह संभावना 90 से 95% होती है। यह बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा सच है। तो एक लड़ाई सामान्य वर्ग की सीटों पर हो रही है कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट कहां कहां आपस में लड़ेंगे, उनके बीच की जातीय भावनाओं को कैसे उभारा जाए, चुनावी रूप से कैसे जातीय गोलबंदी को हवा दी जाए। दूसरी तरफ नौजवानों के बीच बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों के बीच किसानी का मुद्दा और अति पिछड़े वर्ग और महादलित के बीच कहीं संविधान बचाओ तो कहीं आरक्षण बचाओ का मुद्दा लेकर के सामाजिक विमर्श को चुनावी हिंदुत्व के ऊपर कैसे स्थापित किया जाए, इसी पर पूरी राजनीति टिक गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। वरना सोचिए, अमित शाह को सीतामढ़ी जाना पड़ रहा है। अमित शाह अगर सीतामढ़ी जा रहे हैं तो कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में भगवान राम का कार्ड, तो बिहार में सीता का कार्ड, ये चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो कार्ड बिहार की राजनीति के लिहाज से मेल नहीं खाता। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री का जो बार बार दौरा है, प्रधानमंत्री के बार बार के दौरे को यदि आप देखें तो साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना 2023 में कराई, उसके बाद से अगले 2.5-3 दशक तक बिहार में फिर से 2014 जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और चुनावी हिंदुत्व सबसे ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। इसकी गुंजाइश खत्म हो चली है। एक बार 90 में मंडल कार्ड आया और मंडल से भी ज्यादा मारक कार्ड के तौर पर जो जातीय जनगणना वाला कार्ड है वो नीतीश कुमार ने सामने लाकर रख दिया है। वहां हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फैक्टर प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर फैक्टर कैसे बीजेपी पर भारी है ये पहले भी मैं बता चुका हूं। दरअसल प्रशांत किशोर का जनरल कैटेगरी के बीच में एक अच्छा खासा आकर्षण दिख रहा है। समाज के दूसरे वर्गों में जो आकर्षण है, उस आकर्षण में चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, उस आकर्षण में ये बात तो है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उन बातों से हर कोई इत्तेफाक रख रहा है। सभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा उठाया गया मुद्दा और प्रशांत किशोर को मिलने वाला उन समुदायों का वोट, दोनों में बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर के मुद्दे का असर सबसे ज्यादा सवर्णों में, जनरल कैटेगरी में या वैश्य समाज में इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन बिहार में इन्हीं समुदायों के बीच है। और जिन समुदायों के बीच में पलायन है, जिन समुदाय के लोगों के घरों के ऊपर पीपल का पेड़ जम रहा है, उन समुदाय के लोगों के बीच प्रशांत किशोर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है कि जिनके घरों के ऊपर पीपल का पेड़ जमने की स्थिति है, यानी घर में कोई रहता नहीं है, वहां प्रशांत किशोर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है क्योंकि पलायन रोकना उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बीजेपी घबरा रही है क्योंकि उन्हीं समुदायों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिंदुत्वीकरण करके तो बीजेपी ने अपनी जमीन बनाई है। अब उस हिंदुत्वीकरण की राह रुकती हुई दिखाई दे रही है। अब उस मंडल की राह भी उस रूप में दिखाई नहीं दे रही है जिस रूप में लोग देखना चाहते हैं। अब विमर्श का स्तर कोटा विद इन कोटा की तरह, सेक्शन विद इन सेक्शन जाकर, यानी हर समूह में एक वंचित तबका और एक साधन संपन्न तबके की जो मौजूदगी है, जो गैर बराबरी की स्थिति समूह दर समूह, ग्रुप दर ग्रुप पिछले 3.5 दशकों की नई आर्थिक नीति में आकर खड़ी हो गई है, वो भी एक विमर्श का ऐसा स्तर है जो हिंदुत्व को भी रोक रहा है तो मंडल को भी रोक रहा है। यही प्रशांत किशोर अपनी राह देख रहे हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर अपना रास्ता कितना बनाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसके लिए चुनावी गठबंधन को आसान बना देंगे ये फिलहाल जरूर दिख रहा है। पक्के तौर पर हम भले नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर का बेनिफिशियरी, उनके प्रयोग का लाभार्थी राजनीतिक रूप से कौन होगा ये भले हम ना बता सके, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी झेलने की स्थिति में। एक तरफ एसआईआर तो दूसरी तरफ सर्वे, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर तो चौथी तरफ हिंदुत्व का चेहरा या फिर मंडल के चेहरे की दमदार उपस्थिति की कमी, और पांचवी तरफ आप देखें तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जाना। और इसके साथ साथ 2020 के पढ़ाई दवाई कमाई वाले मुद्दे में तेजस्वी यादव के द्वारा भी उससे आगे फिलहाल बढ़ने की स्थिति दिखाई नहीं देना। उससे पीछे भी वो नहीं गए हैं। उनकी लोकप्रियता और उनकी मांग
अभी फिलहाल 2020 वाले स्तर पर दिखाई दे रही है। तो 20 वाले स्तर से क्या वो आगे बढ़ पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक ही सत्य है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब पुराने ग्राफ की तरह उतने मजबूत और उतने बड़े चेहरे के तौर पर, उतने ग्लैमरस पॉलिटिकल चेहरे के तौर पर अब नहीं देखे जा रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।